जो हालिया जो जब से जंग का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हुई है। काम करने वाले हजरात हैं उनको निकालने का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। वो डिपोर्ट क्यों किया गया, इसकी बेसिक वजह क्या बनी? ऑनर की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑनर है वो नॉर्मली कॉल नहीं करता कभी भी। तो मुझे कॉल आई तो मैं आई वाज शॉक्ड लाइक व्हाई इज कॉलिंग मी। स्ट्रेट अवे उन्होंने पूछा कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपके लिए सीआईडी की कॉल आई है, पीआरओ आपको मिलेगा कि आपने उसके साथ अपना पासपोर्ट लेके आपने सीआईडी के ऑफिस जाना है। मैंने कहा आपके लिए दोबारा कॉल आई है और अब थ्रेटनिंग कॉल आई है। अब जो कॉल आई है ना उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आप इस बंदे को फौरन लेके आए वरना हम आपकी कंपनी को बंद कर देंगे। तो लॉयर ने मुझसे पूछा कि आपने आज तक कोई वीडियो तो नहीं शेयर की थी? गवर्नमेंट ने बिल्कुल बताया हुआ था कि आपने जो है वीडियोस वगैरह नहीं बनानी। पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियन शेयर कर रही हैं। जो फिलिपीन के लोग हैं उनके लिए तो ये मजाक है। जो बात है सीधी सी, ठीक है, शायद मेरा आखिरी स्टेटस वो 21 रमज़ान का था, उसमें शायद 2 या 3 महीने में वो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद वो आपको, अगर आपकी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो आपको क्लियर कर देंगे। इतना नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे मैंने जो सुना है कि लोगों की जो मोस्टली जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर हैं। आपने मेरे नुकसान के बारे में पूछा तो मैं ये कहूँगा कि मेरा नुकसान बहुत छोटा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूँ शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, बात करेंगे क्योंकि यूएई में जो हालिया जो जब से जंग का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हुई है। ख़ास करके जो वहाँ पे काम करने वाले हजरात हैं उनको निकालने का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। डिपोर्ट किए गए जो शहरी हैं उनमें से एक शहरी मेरे साथ यहाँ मौजूद है जिनका नाम हसन है। उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि वहाँ पर सिचुएशन क्या हुई, कैसे आपको जो है वहाँ से निकाला गया, वजह क्या बनी, क्या इन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की जिसकी वजह से इनको यहाँ डिपोर्ट किया गया है। इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा सबसे पहले तो ये आपको डिपोर्ट क्यों किया गया, इसकी बेसिक वजह क्या बनी, और ये बता दें कि आप यूएई के जरिए बात है 7 स्टेट्स हैं, आप किस स्टेट में जो है वो जॉब कर रहे थे और किस किस्म की जॉब थी वहाँ पर और कितनी सैलरी भी दे रहे थे, ये ज़रा तफसीली हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहज़ेब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला। शुक्रिया शाहज़ेब, आपने अपने फोरम के ऊपर हमें जो है बात करने का मौका दिया है। तो बेसिकली मैं अबू धाबी में जॉब कर रहा था जो कि कैपिटल है यूएई का, और मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर, मैनेजरल पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहा था। सैलरी बेसिकली डिस्क्लोज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अच्छी सैलरी थी मेरी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी मेरी, जो कि यानी 10,000 से ऊपर थी। ठीक है, तो ये बता दें कि क्या उस दिन एक्चुअल हुआ कैसे, ये सारा सिनेरियो बता दें कि ये सडन कैसे आपके साथ हुआ, आपको कैसे पता चला? जिस तरह वो बताया जा रहा है जो उनकी सीआईडी है वो शहरियों को जो है उन्होंने पकड़ा, फिर सुने टॉर्चर भी किया है। ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके साथ एक्चुअल वहाँ पर क्या हुआ। ठीक। तो ये 27 मार्च की बात है, 27 मार्च 2026 की। ठीक है, मैं उस दिन बारिश थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी उस दिन। तो मैं नॉर्मली जो यूजुअल अपना टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक मैं 10 बजे अपने ऑफिस गया हूँ और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया हुआ था बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम आया था। एनीवेज मैं वहाँ पर अपना जो भी टास्क था वो मैं कंप्लीट कर रहा था। इतने में मुझे जो है वो मेरी कंपनी के ऑनर की कॉल आई थी। मैं कंपनी के ऑनर की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑनर है वो नॉर्मली कॉल नहीं करता कभी भी। तो मुझे कॉल आई तो मैं आई वाज शॉक्ड लाइक व्हाई ही इज कॉलिंग मी। तो मैंने सोचा शायद बिजली वगैरह, क्योंकि मैं मैनेजरल पोजीशन पे था तो मुझे इन चीज़ों को भी देखना पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है? मतलब स्ट्रेट अवे उन्होंने पूछा कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा गवर्नमेंट के साथ या कुछ ऐसा वैसा। आपने कोई, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस मैंने कहा कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताना चाहते हैं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने कहा जी आप अभी, ये वर्डिंग्स आप जरा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपके लिए सीआईडी की कॉल आई है, आपके लिए सीआईडी की कॉल आई है कि आपको सीआईडी के ऑफिस में बुलाया गया है। ये चीज बाद में डिफरेंट हो गई थी, वो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा अभी कि हुआ क्या था। मैंने कहा सीआईडी की कॉल आई है। आई वाज लाइक शॉक कि सीआईडी मुझे क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि मेरा किसी भी चीज के साथ कोई इस तरह का कोई मसला है, नेगेटिविटी तो है ही कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पर है और मैं काफी अरसे से वहाँ पर हूँ। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है वो पीआरओ आपको आके मिलेगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है, हर कंपनी का एक पीआरओ होता है। तो पीआरओ आपको मिलेगा आके, आपने उसके साथ अपना पासपोर्ट लेके आपने सीआईडी के ऑफिस जाना है।
और लाइक मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट एनीवेज पीआरओ को मैं अच्छे से जानता था, तो मैंने थोड़ी देर के बाद जो है वो पीआरओ को कॉल किया। मैंने कहा उनका जो भी नाम है, मैं नाम मेंशन नहीं करता। तो उनको जो है वो मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करके पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आईसीपी से कॉल आई थी, सीआईडी से नहीं आई है, आईसीपी से आई है, ये याद रखिएगा। सीआईडी कॉल नहीं करती है, ठीक है। सीआईडी कॉल करती है जब आप कोई लीगली आपने कोई क्राइम किया है। ओके। ठीक है, यानी यूएई के सिस्टम में वो लीगल है और वो क्राइम आपने किया है, ओके। तो तब सीआईडी कॉल करेगी ना, यानी ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर से करेगी या पुलिस के ऑर्डर से करेगी। ठीक है। लेकिन ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये सीआईडी ने कॉल क्यों नहीं की और आईसीपी ने क्यों कॉल की। तो उसने मुझे बताया कि आईसीपी से कॉल आई थी। आईसीपी जो होता है वो इमिग्रेशन ऑफिस होता है बेसिकली। ठीक है, इमिग्रेशन से कॉल आई है आपकी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप आके अपना पासपोर्ट अपडेट करें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो में उन्होंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट अपडेट करें। तो मैंने पीआरओ को कहा कि आप जाके करवा दें, आप कंपनी के पीआरओ हैं। मैं आज तक कभी अपनी एमरेट्स आईडी या मैं अपना कभी भी वीजा लगवाने के लिए मैं कभी नहीं गया वहां पर, क्योंकि होता यह है कि जो देखिए एक बात है कि लेवल्स की बात होती है कि किस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो जब आप मैनेजर लेवल के ऊपर होते हैं तो आपको इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी होती है। जिस पोजीशन पे आप हैं तो उस लेवल के ऊपर आपके काम पीआरओ वगैरह करते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेडिकल करवाने के लिए जाना पड़ता है, बाकी आपकी हर चीज वो आपको ला के प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा आप जाके करवा दें अपडेट, मैंने क्या करना है वहां पर जाके, आप पासपोर्ट मुझसे ले जाओ, जाके अपडेट करवा दो। तो उसने कहा कि हसन ये एक बिल्कुल अनयूजुअल सी कॉल थी, मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने क्यों बुलाया है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसको मैंने कहा ठीक है मैं ऑफिस में हूँ, आप आना है तो आप आ जाओ। और थोड़ी देर के बाद फिर से मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हाँ आप मुझे बता दो कि मैंने पासपोर्ट देना आपको या आप खुद चले जाओ। मैंने कहा आपके लिए दोबारा कॉल आई है और आप थ्रेटनिंग कॉल आई है। यानी नॉर्मली कभी भी आईसीपी या कोई भी जो इदारा है वो कभी भी थ्रेट नहीं करता, आम कॉल करता है कि भाई अगर कोई पासपोर्ट की अपडेटिंग होती है या कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो एक आम कॉल करते हैं कि भाई आप बंदे को ले आए, अपडेट करना है या कुछ भी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ले आए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि अगर वैसे तो कभी भी इदारा आपको नहीं बताएगा कि आपके ऊपर कोई फाइन आ रहा है। ठीक है, अगर आपका वीजा में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइन आ रहा है, इदारा नहीं बताएगा, इदारे को जरूरत बताने की, आपका काम है या पीआरओ का काम है कि वो इस चीज के ऊपर नजर रखे। तो जो उसके अल्फाज थे वो बड़े अजीब से थे। उसने कहा कि यार अब जो कॉल आई है ना, उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आप इस बंदे को फौरन लेके आए वरना हम आपकी कंपनी को बंद कर देंगे। यानी इतने लेवल का थ्रेट दिया गया उसको। और मुझे डायरेक्टली कॉल आती, मैं तो ना जाता। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी को जोर दिया ताकि वो बंदे को भेजे ही भेजे। ठीक है, एनी हाउ मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर है एक इंसान की सिक्स सेंस होती है कि कुछ तो इशू है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने सिर्फ इस चीज को प्रिवेंट किया। मैंने कहा यार खुदा ना खास्ता कहीं अगर इन्होंने मुझे जो है वो रख लिया 1 या 2 दिन के लिए, तो मेरी जो चीजें वगैरह हैं वो तो एटलीस्ट मेरे फैमिली या पीछे जो भी मेरे अहबाब है उनके पास हो। सॉरी। तो मैंने अपनी चीजें वहां पर छोड़ दी, मैंने अपनी कुछ चीजें जो है वो अपने ऑफिस में छोड़ दी, और मैंने अपने जो मैनेजर है उनको बता दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो ये आप मेरी फैमिली तक या मेरे जो दोस्त हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा चीजें। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो अपने पीआरओ के साथ मैं वहां के लिए निकला हूँ। पीआरओ से मैंने पूछा मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ या आपके साथ आऊंगा, तो उसने कहा आप मेरे साथ ही आ जाए। उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी था कि अगर मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी क्योंकि पार्किंग है, ठीक है, तो वहां पर तो रूल्स हैं ऑब्वियसली। तो खैर मैंने अपनी गाड़ी में से चीजें ली, जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी वो ली, और मैं पीआरओ के साथ चला गया। शदीद बारिश हो रही थी, शदीद बारिश में जो है वो हम वहां से आए हैं। तो इस दौरान में मैंने ये किया कि मेरा कुछ और एक जो है ना वो अपने एक छोटे से इशू के लिए मेरे पास एक लॉयर का नंबर था। तो मैंने उस लॉयर को कॉल किया, मैंने लॉयर को कॉल करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ऐसे मुझे जो है वो आईसीपी या इससे कॉल आई है, तो क्या आप मतलब मेरा चेक करवा सकते हैं कि कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ भी इशू हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी किसी ने कोई कंप्लेन कर दी हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तकरीबन आधे घंटे का टाइम दें, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा कि आप चेक कर लें। तो इसी दौरान में फिर मैं जो है वो पीआरओ के साथ ही था, और तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के बाद मैंने लॉयर को दोबारा कॉल की। तो लॉयर ने मुझे यानी 100% ऑथेंटिकेशन के साथ ये बात बोली कि मैंने जिस जगह का आपने नाम बोला समहा का, समहा के पुलिस स्टेशन में भी मैंने कॉल की है, मैंने आपका रिकॉर्ड पूरा चेक किया, हर तरह से चेक किया है। ठीक है, लॉयर के पास अपना एक लॉगिन वगैरह होता है, चेकिंग का तरीकाकार होता है। तो मैंने हर जगह से चेक किया है, और चेक करने के बाद कोई आपके ऊपर यानी कोई केस तो दूर की बात है, कोई कंप्लेन भी नहीं है। ठीक है, कोई केस जब देखें केस होता है
केस होने के बाद केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो है वो मुझे ऑर्डर करे, वो एक अलग चीज है। ठीक है, एक होती है कंप्लेन, यानी आप किसी पुलिस स्टेशन में गए हैं, उन्होंने केस नहीं लिखा अभी, और नहीं लिखने के बावजूद उन्होंने आपको आप दूसरी पार्टी को कॉल करके, यानी जो नॉर्मली वो सुलह सफाई जिसको कहते हैं वो करवा देते हैं, तो वो भी नहीं है आपके खिलाफ। अच्छा, किसी किस्म की कोई कंप्लेन भी नहीं है आपके खिलाफ, आप बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या है, तो इसी दौरान में हम वहां पर आईसीपी के ऑफिस के पास पहुंच गए। मैंने आईसीपी के ऑफिस के पास पहुंचने के बाद भी उसको मैंने, हमारा पीआरओ अच्छा आदमी था, तो उसे पता था मेरी मतलब फैमिली भी इधर है, मेरा बच्चा भी इधर है, तो उसने कहा हसन क्या करना है, तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ पता नहीं है कि ये है क्या है। तो उसने कहा कि देखें मुझे भी आज तक ऐसी कोई अनयूजुअल कॉल नहीं मौसूल हुई है। ठीक है, हमारी जो कंपनी थी वो एक बड़ी कंपनी थी, ग्रुप ऑफ कंपनीज था, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर उसके उस पीआरओ के जो है वो तकरीबन 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के वो काम करता था। कहता है आज तक मुझे भी ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं, वो उनकी नेशनलिटी इजिप्शियन थे, वो मिस्री है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज तक कोई भी ऐसी कॉल नहीं आई है कि जिसमें, हाँ आईसीपी से कॉल आ जाती है, पासपोर्ट की अपडेशन होती है, नॉर्मल है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि बंदे को साथ जरूर लेके आए, और ऐसा थ्रेटनिंग कॉल जो है वो कभी भी नहीं आई। तो ऑब्वियसली देखें अब जो वो है पीआरओ, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। अब हर बंदा शक करना शुरू हो जाता है, शक की निगाह से देखना शुरू, पता नहीं क्या है ऐसा, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से जो है वो या मुझसे कुछ छुपा रहा है या कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने, खैर वो पीआरओ फिर भी बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे इवन ये भी ऑप्शन दिया, उसने कहा कि आप जब अगर आप यहीं पे गाड़ी में बैठे, जब आप समझ जाएं कि अब आपकी मतलब कोई अगर मतलब कोई ऐसा इशू हो जाए तो आपको जमानत भी मतलब करवानी पड़ जाती, बेल करवानी पड़ जाती, तो आप अपने लॉयर से बात करना चाहते हैं, आप आराम से बात कर लें। मैंने फिर से लॉयर को कॉल किया और लॉयर से मैंने, अच्छा उस वक्त मेरी पता नहीं क्यों सिक्स सेंस ने ना, हालांकि मुझे इस चीज का कुछ पता नहीं था, 0% मुझे इस चीज की इन्फॉर्मेशन थी। ये अगेन ये 27 मार्च की बात है, ठीक है, और ये काम कब से शुरू हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो लोग फैमिली वाले होते हैं ना, मेरी तो फैमिली वहां पर रहती है, ठीक है, तो ये एक कैटेगरी होती है जो फैमिली की है, और एक कैटेगरी है जो जिनकी फैमिलीज वहां पर नहीं रहती, मतलब जो फैमिलीज वाले हैं वो एक कैटेगरी में आ गए, और जो विदाउट फैमिली बी कह सकते हैं। एक कैटेगरी बी कैटेगरी नहीं, मैं वैसे एक रेफरेंस लेने के लिए कह सकता हूँ, ये नहीं है कि कोई किसी से कम है, ये नहीं है कि कोई किसी से कम है, कानून मतलब सबके लिए, कानून सबके लिए एक है, ठीक है, लेकिन ए कैटेगरी बी कैटेगरी नहीं, आप ये समझ लें कैटेगरी 1 या कैटेगरी 1 और 2 का मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है। हो सकता है जो नॉन फैमिली वाला रह रहा मतलब आप समझाने के लिए एक बता रहे हैं, 2 कैटेगरीज में बना देता हूँ, ठीक है, उसकी वजह भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2 कैटेगरीज मैंने क्यों बनाई है। हो सकता है जो जिसकी फैमिली वहां पर नहीं रह रही है, वो हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वो लाखों कमा रहा हो, ठीक है, तो वो हमसे बहुत ऊपर भी होगा, लेकिन उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा मैंने इनको 2 कैटेगरीज क्यों कहा है। तो उन्होंने कहा जिनकी फैमिली यहाँ पर रह रही होती है ना, उनको ऐसा नहीं होता है कि उनको उठा के एकदम से बाहर निकाल दें, कुछ भी उनके साथ या कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे, जेल में डाल दें, ठीक है, तो उनके लिए ये होता है कि उनको एक फॉर्म या एफिडेविट टाइप जो होता है वो साइन करने के लिए देते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक की है। वैसे लॉयर ने मुझसे पूछा कि आपने आज तक कोई मतलब कोई वीडियो तो नहीं शेयर की थी, क्योंकि वहां पर लोग वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, वो एक कानून के खिलाफ काम है, और वो उसको मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहता, ठीक है, जो कानून, माजूद आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि उनकी हुकूमत की जानिब से ये स्ट्रिक्टली कहा गया था कि कोई बंदा सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट नहीं करेगा, मतलब इस तरह की अवेयरनेस थी वहाँ पे सबको। हाँ बिल्कुल, ये जो लोग फिर भी खिलाफवर्जी बीच में होती रही है, बिल्कुल ये लोगों की जानिब ये बात बिल्कुल है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल बताया हुआ था कि आपने जो है वीडियोस वगैरह नहीं बनानी है किसी भी किस्म की, और इनको खास तौर से शेयर भी नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये बात बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो पाकिस्तानी ही शेयर कर रहे हैं, कोई अगर कोई कर रहे हैं तो नहीं, पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो फिलीपीन के लोग हैं उनके लिए तो ये मजाक है, जो बात है सीधी सी, देखें पाकिस्तान को तो एक पाकिस्तानी को तो वैसे ही पता है कि हम एक किस्म का टारगेट बने हुए हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी तो इस मामले में बहुत ज्यादा यानी टारगेट हुए हैं, और उसके अलावा यानी वो अपनी तरफ से बहुत एहतियात कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग कि हम कोई भी ऐसी वैसी बात ना करें, इवन फोन के ऊपर भी किसी के साथ लोग बात नहीं करते हैं, बस ठीक है, जो अब देखें जो हालात है वहां पर वो है, ठीक है, उसका तस्करा करना या चर्चा करना कोई अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा अगर मेरी भी किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन होती थी तो यही होती थी कि अच्छा आप ठीक हो, वो भी हमसे पूछेगा आप ठीक हो, फैमिली ठीक है, अच्छा ठीक है, बस दैट्स इट यार, इससे ज्यादा आपने क्या पूछना होता है, ठीक है। अगर मुझे पता चला है कि यार आज दुबई में कुछ ऐसा वैसा हुआ है, और वो भी ऑथेंटिक न्यूज से,
मैं भी ऑथेंटिक न्यूज को, मैं एमिरेट्स को फॉलो कर रहा हूँ या स्काई न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी वैसी वीडियो को फॉलो ठीक नहीं हो कर गया। रहा, ठीक है। और रही मतलब बात, सोशल मीडिया को इतना आप फॉलो नहीं कर रहे। मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता। ठीक आप है। अगर आप अभी भी कभी भी आपको मौका मिले, ठीक है, आपके पास तो मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट वैसे भी हो आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक है। आप मेरे सोशल मीडिया को देखेंगे तो मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो शायद 3 साल पुरानी लगी हुई है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ ही नहीं। ओके। किसी को वीडियो भेजना या किसी को पिक्चर लगाना या व्हाट्सएप का स्टेटस मेरा 1 साल में शायद मैं 2 दफा लगाता हूँ। वो भी कुरान की आयत लगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, या अभी जो रिसेंटली मैंने जो लगाई थी, जो रमजान में मैंने लगाई थी, वो थी हम दोस्त जो सैरी करने गए हुए थे और बहुत अरसे के बाद हम यूनिवर्सिटी वाले दोस्त वहां पर दुबई में इकट्ठे हुए थे। तो वो 21 रमजान की बात है, ठीक है, शायद मेरा आखिरी स्टेटस वो 21 रमजान का था, कि जिसमें हम मतलब दोस्त बहुत अरसे के बाद इकट्ठे हुए तो हमने वो वीडियो लिया। इसके अलावा मेरा मेरा कोई किसी किस्म की मैं वीडियो लगाता ही नहीं। यानी एक होता है बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, वो दूसरी किस्म मतलब की शुरू से ही आपका रुझान था ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में एक्टिव ही नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर बस वही लोग लगाते हैं जिनके पास टाइम होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो एनी हाउ मैंने उनसे बात की तो मेरे लॉयर ने पूछा कि आपने कोई ऐसी वैसी कोई वीडियो या कुछ ऐसा, मैंने कहा आपका आपके पास में मेरा नंबर सेव है, ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस भी देखते रहते हैं, बाकी फेसबुक आप कहते हैं मैं आपको लॉगिन दे देता हूँ, ठीक है, मेरा तो इतना मतलब क्लीन रिकॉर्ड है कि मैं आपको लॉगिन दे देता हूँ भाई, फेसबुक का मेरी पर्सनल फेसबुक का लॉगिन ले लें। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, स्नैपचैट मेरे पास है ही नहीं है, ठीक है, कि ये चीजें मेरे पास है ही नहीं है, ठीक है, जिनके ऊपर मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। फेसबुक के ऊर स्वाय मेरा छोटी मोटी बस वो जाके थोड़ा रात को रिलैक्स होने के लिए 2-4 वीडियोस देख ली, और वो भी मेरा ज्यादातर होता है कि मैं अपने वर्क से रिलेटेड थोड़ी बहुत वीडियोस देख रहा होता हूँ, या फिर कोई गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक है तो उनसे रिलेटेड देख ली बस। तो एनी हाउ उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में वो आपको एक एफिडेविट साइन करने के लिए दे सकते हैं कि जो उसमें शायद 2 या 3 महीने में वो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, और उसके बाद वो आपको, अगर आपकी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो आपको क्लियर कर देंगे। मैंने कहा वो मॉनिटरिंग तो मेरे साथ आके बैठ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा रिकॉर्ड क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे किस बात, मैंने कहा एफिडेविट तो मुझसे 4 साइन करा लें, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, बस आपने फिर ये है कि उन दिनों में इंसान अपनी जो भी यानी मजहबी आपकी जो रूटीन है उसको आप थोड़ा सा कम कर दें। मैंने कहा उसमें तो बेसिकली हमारा तो होता ही सिर्फ मुहर्रम में ही हमने जाना होता है, ठीक है, उसके अलावा तो हमने वहां पर तो हम कम ही जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जो नमाज रोजा वो तो हमने घर में ही करना होता है, इसमें क्या है, ठीक है। उन्होंने कहा इसमें कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल आराम से इजी होकर जा सकते हैं। अब मुझे लगा की तरफ से जरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपने पीआरओ को बोला आप चले मेरे साथ। हम वहां पर अंदर गए आईसीबी के ऑफिस में, आईसीबी का ऑफिस जो बना हुआ है ना, ठीक है, अब ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने आपको इसकी लोकेशन क्यों बताई है। वो लोकेशन थोड़ी सी शहर से हट के, वहां पर इजी एक्सेस नहीं है, जिन लोगों के पास गाड़ियां या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, ठीक है, वो उनके लिए वो इजी एक्सेस नहीं है, तो टैक्सी पे ही आ सकते हैं, या वहां पर आपको जो है वो स्पेशल अपनी गाड़ी पे आना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ऐसे साइड पे करके बना हुआ है, ठीक है। खैर मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने पूछा भाई कौन, उन्होंने वो उस बंदे ने हम दोनों को मुखातिब करते हुए पूछा भाई कौन बंदा है जिसको आप लेके आए हो। तो मुझे थोड़ा सा हुआ यार ये तरीका कार पूछने का नहीं है इनका, ठीक है, क्यों मैं भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता रहा हूँ, ठीक है, कोई 100 काम होते हैं बंदे को, तो उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा जी, पीआरओ ने बताया कि भाई मैं इनको लेके आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उसने पीआरओ को बोला आप अपने मोबाइल इधर रख दो, ठीक है, और मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल लेके चले साथ। मेरे पास 3 मोबाइल थे, 2 कंपनी के थे, एक मेरा अपना मोबाइल था, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी चले अंदर, ठीक है। इतने में एक पीछे से एक और आदमी आया, तो वो उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल थी, मैं थोड़ा सा परेशान था लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, मैंने सुना बस हल्के से उनका नाम पूछ लिया, तो उनका नाम ऐसा ही था कोई जो यानी अहले बैत के चाहने वालों का नाम होता है, ठीक है, तो यानी ओन अब्बास क्या मजहब से हसन रिलेटेड हुसैन, जो जी नाम जी रखते बिल्कुल हैं। ऐसे ऐसे उनका नाम था। उसके बाद हम अंदर, हमें उन्होंने बोला भी आप अंदर चले, आगे चलते चलते तकरीबन 2 मिनट का पैदल रास्ता था, तो उस दौरान भी वो हमें बोल रहा है कि आप आपस में बात नहीं करो, चुप रहो, कीप क्वाइट, ठीक है। अच्छा ठीक है, एनीवेज हम अंदर गए हैं। अब अंदर गए हैं तो वहां पर जो आईसीबी के ऑफिस में हम एंटर हुए हैं, और आईसीबी का ऑफिस कुछ ऐसे है कि सामने हॉल बना हुआ है, और राइट साइड पे एंड आई बिलीव शायद लेफ्ट साइड पे भी एक कमरा था, ठीक है। तो ये हॉल में उनके काउंटर लगे हैं और राइट साइड पे एक कमरा है। हमें तो उन्होंने काउंटर तक कोई नहीं जाने दिया, उन्होंने सीधा ऐसे उन्होंने बोला भी आप इस कमरे में चले गए। कमरे में जाके बैठा तो वहां पर कम से कम कोई, उस वक्त ये अभी तकरीबन शाम को 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो उस वक्त जो है वो वहां पर तकरीबन 7 से 8 बंदे बैठे हुए थे। तो मैं वहां पर आया, आके मैं बैठ गया रिलैक्स होके, मोबाइल मेरे पास ही थे, ठीक है।
और जो मेरा पासपोर्ट था वो मेरे पीआरओ के पास था। ओके। पासपोर्ट उन्होंने पीआरओ ने मेरा वहीं पे ले लिया था, ठीक है, और पीआरओ को उन्होंने साइड पे काउंटर पे भेज दिया। आके बैठा हूँ तो इतने में मैंने जो है वो मैं वाइफ को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, रास्ते में भी इन्फॉर्म कर दिया हुआ था, ठीक है। मेरे फ्रेंड हैं, जानने वाले अजीज हैं, बहुत करीबी मेरे अजीज हैं, उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि यार ऐसा वैसा कुछ भी हो जाता है तो आप लॉयर के साथ रब्ता कर लीजिएगा कि हाँ, मेरा कुछ फिर आगे हाँ कॉन्टेक्ट शेयर ना हो जो भी हो, सके। हाँ, क्योंकि अंदर तो मुझे बिल्कुल। नहीं पता कि होगा क्या, कि क्या होगा ऑब्वियसली मैं कौन बिल्कुल। सा कोई वहां पर जो पहले कोई जेल में रह के आया हूं, मेरा कुछ ऐसा वैसा है वैसे नहीं भी था। हम मेंटली तैयार नहीं थे इन सब बिल्कुल चीज़ों मेंटली के लिए। तैयार, मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ, ठीक है, बिल्कुल, और ऑफिस के मतलब ऑफिस के कपड़ों में हूँ मैं अपने यूनिफॉर्म में ही था, ठीक ठीक है। है। तो और मैंने उनको बताया हुआ था कि यार कुछ भी ऐसा वैसा, वो भी मेरे साथ रास्ते में थे, अभी भी रास्ते में थे, बार बार कॉल्स आ रही हैं जा रही हैं कि अभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मैं उनको ओके। बता रहा हूँ। वहां पर उन्होंने हमें बिठा दिया, ठीक है, हमें वहां पर बिठाया और तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट गुजरे होंगे, शायद मैक्सिमम 10 मिनट आप कहने गुजरे होंगे। इतने में मैं अभी अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी रास्ते में हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी रास्ते में हूँ कि क्या हो डिस्कशन रहा है। चल रही है। हाँ, डिस्कशन चल रही है और लोग भी जो है वो भी बेचारे परेशानी में, मतलब अपने जिनको भी बाबू कॉल कर रहे हैं कि किसी कि क्या हो क्या रहा है, किसी को कुछ पता जो नहीं है, कंफर्म नहीं है, किसी को अंदाजा है, कंफर्म नहीं है। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, सॉरी, एक चीज बीच में से शायद मिस होगी, वो जो जो बंदा मेरे साथ वहां से दरवाजे से चल के आया था ना, जो दूसरा एक और बंदा हाँ, चल जिसे गया, आपने शुरू में। जिसमें जिसे मैंने शुरू में पूछा था, बिल्कुल। वो जब बंदा आके बैठा तो उसने मुझे बताया, क्या कहता है, उसने कहा कि भाई 2 दिन पहले मेरी फैमिली को इन्होंने, यानी मुझे इन्होंने कॉल किया था, बुलाया था और मेरी फैमिली का उन्होंने वीजा कैंसिल करके इन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन में आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेज दें, ठीक है। 2 दिनों का इन्होंने मुझे टाइम दिया और उस दौरान में मैंने इनसे ये पूछा कि क्या मेरे ऊपर भी कोई केस या कोई मेरे लिए भी कोई इशू है, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, आप बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली ने जो है वो कोई वीडियो या कोई ऐसा कोई शेयर की है। ठीक है। अब उस बंदे के मुताबिक उसने कहा कि यार देखो पता नहीं होता है, लेकिन हो सकता है मैंने भी अपनी बीवी के ऊपर जाके थोड़ा गुस्सा किया, ठीक है। उसके साथ मेरी मतलब इस तरह से बात हुई और उसने भी मुझे कसमें दी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी यही सोचा कि हो सकता है कुछ हो औरत गया होगा, रात है, हाँ। इसने कोई ना कोई लाइक कर दिया होगा, कोई इस तरह बिल्कुल। कुछ चीज कर दी होगी, मैंने भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अब यहाँ पर वो जब बंदा जो है उसने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को जो है उन्होंने घर भेज दो, मैं उनको भेज के कल आया हूँ और आज मुझे कॉल आ गई है, आज मुझे कॉल आई है, मुझे पता है मेरा नंबर लग गया, ठीक है। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा आपने कोई शेयरिंग वगैरह कुछ की हो ऐसा वैसा, कहता यार मेरी वाइफ ने कसमें दी थी मुझे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैंने उसको कहा कि नहीं, इदारे ने अगर कहा है ना तो कुछ किया ही कुछ होगा, किया। ठीक है। तो मैंने कहा आपने कुछ किया, कहता यार मैंने कुछ भी ऐसा वैसा सुवाए इसके, कहता यार हम, अब देखिए मैंने आपको जो कैटेगरीज का बताया था ना, ठीक है, मैंने आपको एक जिक्र किया था कैटेगरीज का, वो कैटेगरी में ये है कि 2 कैटेगरीज में मैंने इसलिए लोगों को तकसीम किया कि एक कैटेगरी वो है जो जिनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद है, ठीक है, और एक कैटेगरी वो है जिनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद नहीं है। जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया था ना, उस दिन वहां पर तकरीबन सब लोग जो है ना वो फैमिलीज वाले ही बैठे हुए थे, जिनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद है, वाइफ मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। या उसके अलावा मतलब उनके ब्लड रिलेशन वगैरह, ब्लड रिलेशन तो नहीं मैं कह सकता हूँ उस, यानी उसको वो लोग फैमिली में इस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। मैं फिर वक्त उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन जो खुद स्पॉन्सर है अपनी अपनी अपने फैमिली के, यानी मेरी अगर वाइफ वहां पर रह रही है तो मैं उसका स्पॉन्सर हूँ, मेरा बच्चा वहां पर रह रहा है तो मैं उसका स्पॉन्सर हूँ। तो उस दिन वो फैमिली वाले ही हजरात बैठे थे जिनकी वाइफ और बच्चे वहां पर मौजूद है, वाइफ या वाइफ और बच्चे मौजूद है। तो वो उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे भी कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसी दौरान में जो है वो मैं भी परेशानी की हालत में मैंने जो है वो उस सिक्योरिटी वाले से बोला, मैंने कहा यार क्या चल रहा है यहाँ पर, तो सिक्योरिटी वाला कहता है भाई वहां पर बैठ जाओ आप। सिक्योरिटी वाला शायद नेपाली था, ठीक है, और नॉर्मली हालात में मैं आपको साफ बिल्कुल बताऊंगा, इसमें कोई मैं बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी होती है, बराबर होती है। तो नॉर्मली कभी भी सिक्योरिटी वाला आपसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करता, ठीक है। और जबकि उनको ये भी पता है कि अगला बंदा जो जो बैठा हुआ है उनको अच्छे तरीके से पता है ये सब फैमिली वाले बैठे हुए हैं, और जो फैमिली वाला है उनको ये भी पता है कि फैमिली वाला एक सर्टन लेवल से ऊपर ही होता है, एक सर्टन लेवल से वो ऊपर ही होता है, तभी वो अपनी फैमिली यहाँ पर रख के बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कहा कि भाई बैठ जाओ वहां पर जाके, ठीक है। मैं ये क्या है, अच्छा कुछ देर गुजरी है तो जो पीआरओ है वो आया अंदर और उसने मुझे आके बोला कि आप मुझे ना पैसे दें। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे? उसने कहा ये लोग टिकट के पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा टिकट के पैसे किस चीज़ के? तो उन्होंने कहा कि भाई आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया इन्होंने और ये आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं।
मैंने कहा भाई मेरी फैमिली इधर रहती है भाई, मेरा बच्चा है यहाँ पर, मैं क्या कहाँ जाऊँ, उनका क्या करूँ। उन्होंने कहा उन्होंने वीजा कैंसिल करना नहीं है, वो कर चुके हैं। अच्छा, वीजा कैंसिल हो फिर चुका है यहाँ कैसे पर, आप लेने अभी आए? सिर्फ 10 मिनट गुजरे हैं, मुझे 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं गुजरे अभी तक। यानी आप बेसिकली ये समझें कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचा होगा तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की है। उन्होंने कहा हसन मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है और ना वो मुझे कोई रीजन बता रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जाओ उस बंदे से पैसे लो, हम उसकी टिकट कराएं और हम उसको पाकिस्तान भेजें एज सून एज पॉसिबल, वरना उसको उतने दिन जेल में रहना पड़ेगा, जितनी लेट टिकट होगी उतने ही दिन वो जेल में गुजारेगा। मैं तो मतलब शॉक बिल्कुल कि मैं कभी पाकिस्तान में, यहाँ पर मेरा ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ कि मुझे जेल जाना पड़े, तो मुझे वहां का जो है जेल और इस चीजों के नाम से भी मैं एक दफा जो है वो हो गया कि यार ये क्या है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब मैं टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा शायद कोई रास्ता 1%, हाँ निकल। कोई रास्ता निकल आए, कोई 1% चांसेस हो कि कुछ, तो मैं टाइम बाय करने के लिए पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं है भाई मेरे पास पैसे। मैं कहा जाओ नहीं है मेरे पास पैसे, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा गुस्सा कर गया पीआरओ के ऊपर, मुझे मुझे गुस्सा पीआरओ पे, मैं अपनी तरफ से इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ कि शायद पीआरओ ने मेरा केस उनके सामने सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया, केस से मुराद ये नहीं कि उनको बताया कि भाई इसकी फैमिली इधर है, ये फैमिली वाला बंदा है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं भाई वो पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं। मैं कहा यार मेरे पास नहीं है पैसे। हाँ लेकिन इस दौरान में जब मुझे थोड़ा सा और क्लियर हो गया ना कि भाई अब तो यहाँ से जाना ही जाना है, ठीक है, तो पीआरओ तो झूठ नहीं बोल रहा था, कैंसिल तो हो गया वीजा। तो मैंने पीआरओ से एक रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा यार ये मेरी कुछ चीजें हैं, मतलब सिम वगैरह और मेरे कार्ड वगैरह, मेरा लाइसेंस, ठीक है, और ये चीजें जो थी ना आप मेरे जो अजीज हैं वहां पर उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो मैं अभी भी अपने जो है वो फैमिली के साथ भी राब्ते में हूँ। अब मेरे लिए मोबाइल यूज करना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है, ठीक है, कि मोबाइल वो बार बार मुझे मना करें, मोबाइल नहीं यूज करो, मोबाइल नहीं यूज करो भाई, मोबाइल नहीं यूज करो, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा ये है कि जब तक वीजा कैंसिल नहीं हुआ था तो वो लोग थोड़ा सा फिर भी हल्का फुल्का नरम थे। जैसे ही वीजा कैंसिल होने का उनको पता चलता जा रहा है इस बंदे का हो गया, इस बंदे का हो गया, इस बंदे का हो गया, उसके तो ऊपर उसके बाद वो सख्ती, सख्ती है। ठीक है। तो मैं अब राब्ता कर रहा हूँ, लॉयर के साथ भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तरीका निकाल दो भाई, ठीक है, आपने पैसे लेने हैं, जो भी पैसे वगैरह लगते हैं, कि गारंटी देने की बात पड़ती है, कोई जमानत की बात पड़ती है। मेरे वहां पर बहुत ही अच्छे लेवल के लोगों के साथ मेरे वहां पर सलाम दुआ है, तो अगर आप गारंटी की बात करते हो तो मैं आपको गारंटी भी लेके दे सकता हूँ किसी से, ठीक है, कि भाई मैंने ऐसी वैसी, पहली तो बात है कोई हरकत नहीं की, मैंने तो शुक्र है कि अपनी सारी चीजें उनको दे दी। हाँ जो पाकिस्तान की सिम है जिन लोगों के पास है ना उनको उन्होंने दे दी, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान वाली सिम उनको अलाउ कर दी है मतलब कि ये अपना रख लो। जितना सामान था उनसे कंट्रीज लेके बैंक के वो। कार्ड भी ले लिए, ओके। कुछ लोगों से बैंक के कार्ड, वहां के जो बैंक के कार्ड है ना वो भी उन्होंने ले लिए, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि जैसे ये एमिरेट्स इस्लामिक का कार्ड है, ये एमिरेट्स एनबीडी का कार्ड है, ये अबू धाबी इस्लामिक बैंक का कार्ड है, ये अबू धाबी कमर्शियल बैंक का कार्ड है, वो कार्ड भी कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि हमसे उन्होंने कार्ड भी लिए हैं, ठीक है। आपके पास मेरे पास कार्ड नहीं थे, मैंने अपने कार्ड उनको दे दिए थे। आपके पास क्या था जब आप? मैं जब आया था मेरे वॉलेट में मेरी एमएस आईडी थी, मेरे वॉलेट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरे वॉलेट में एक मेरा बैंक का कार्ड था, मेरे ऑल्दो कि मेरे 4 बैंक के कार्ड थे टोटली, लेकिन मैं एक ही अपने पास रखता था नॉर्मली, तो वो था। उसके अलावा पाकिस्तानी आईडी कार्ड था मेरा। इसके अलावा पाकिस्तानी सिम मेरे वॉलेट में ही एक पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा जो सिम रखी हुई थी मैंने। और उसके अलावा एक शायद क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, ठीक है, एक बैंक का कार्ड था, एक क्रेडिट कार्ड, यानी एक डेबिट कार्ड था, एक क्रेडिट कार्ड था। तो ये मेरे पास उस वक्त वॉलेट में था, और ये तकरीबन पाकिस्तानी आईडी कार्ड को छोड़ के और सिम को छोड़ के ना मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी उसको जो पीआरओ था उसको मैंने दे दी हुई थी, ठीक है। वो मैंने पहले ही उनको दे के उनको मैंने बता दिया था कि आप मेरे अजीज से रब्ता करके आपको ये चीज़ पहुंचा दीजिएगा। तो मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ कि मेरा इन चीज़ों का कोई नुकसान मेरा नहीं हुआ, मैं साफ बोलूंगा कि मेरा इस चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। हाँ लेकिन मेरे आईफोन में से उन्होंने सिम निकाल, उन्होंने वो मैंने उसके सामने ही सिम निकाल के ऑलरेडी मैंने पीआरओ को दे दी थी, उसके सामने ही मैंने सिम निकाल के दे दी, तो उसको पता था कि इसने सिम निकाल के दे दी है, लेकिन फिर भी उसने मेरा मोबाइल चेक किया था। यानी मोबाइल उसने मेरा जो सिक्योरिटी वाला था, हालांकि सिक्योरिटी वाला नेपाल से ताल्लुक रखने वाला है, उसका तो बनता भी नहीं है कि वो मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाए, लेकिन एनीवेज अब हम ऐसी सिचुएशन में जो कि बिल्कुल एक अनसर्टन सिचुएशन है, जो कि कभी भी मैंने वहां पर देखी भी नहीं है। तो एनी हाउ उन्होंने सबकी सिम्स वगैरह निकाली और जो चीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये करके उन्होंने हमें बोला कि आप जाएं, जाके जी गाड़ी में बैठे। वहां से पीछे से एक रास्ता निकल रहा था और उस रास्ते के बाद हम वो एक गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी तकरीबन गाड़ी की कोई 15 से 20 या 22 मिनट की ड्राइव हुई है, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता कि हम, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल वो यानी ब्लॉक्ड है, नजर नहीं आ रहा कुछ, शीशे उसके ब्लॉक्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो वहां से हम 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम किसी बिल्डिंग में पहुंचे, उन्होंने बिल्डिंग में निकाला, उन्होंने वो बिल्डिंग थी बेसिकली जेल, ठीक है। उस जेल का नाम सुईहान जेल, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुईहान जेल उसका नाम है।
ठीक है, या प्रिजन सिहान प्रिजन जो है वहां पर उन्होंने हमें उतारा है। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो प्रोसेस शुरू किया। अब जो है ना वो लोगों की टोन भी बदल गई है। अब बात करने का जो टोन है ना लोगों की, यानी जो वहाँ का अमला है, जेल का जो हमला है, जेल का जो अमला है, और जो इवन जो अमला हमारे साथ भी आया था, जो हमें पहले कह रहा था कि आइए, ठीक है, अब वो पीछे से हमें इंसान वो धकेल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर वहां पर अपना जो प्रोसेस था, उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। नाम ले रहे हैं बंदे का, डाटा उनके पास सारा डाटा मौजूद होता है, ठीक है। तो वो डाटा लेके इन्होंने एक कागज दिया, ठीक है। वो कागज था बेसिकली डिपोर्टेशन लेटर, ठीक है। वो लेटर भी मेरे पास, बहुत सारे लोगों के पास वो मौजूद नहीं है, कि जो उन्होंने वापस ले लिया था। मैंने तो भाई सीधी बात अपने बैग में डाल लिया, किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी नहीं दिया वापस। तो वो लेटर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। वो उन्होंने लेटर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर साथ में एक बड़ा एक इन्वेलप किया कि आप इसमें अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं आपके पास, ज़ाहिर है मोबाइल हमारे पास थे, ठीक है, मोबाइल पास थे, और उसके अलावा जो वॉलेट थे किसी का कुछ भी, चाबियां हैं, कुछ भी है, तो वो उन्होंने कहा कि आप इसमें डाल दें, ठीक है। उसको वो अमानत कहते हैं कि ये अमानत आपको वापस मिलेगी जब आप यहाँ से जाएंगे, तो ठीक है। हम लोग डिटेंशन में थे, जिसको आप कहते हैं हिरासत में होना, ठीक है। हम जेल में नहीं थे, जेल में होती है सजा, ठीक है, और डिटेंशन कहते हैं हिरासत, यानी हम हिरासत में थे, हम जेल में नहीं थे, क्योंकि सजा तो है नहीं हमारी कोई। तो हम डिटेंशन में थे। तो डिटेंशन में आप, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है ना कि 48 से 24 घंटों में आपको मुजरिम या मुलजिम को, बेसिकली मुलजिम को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो वहां पर भी इनके पास 24 से 48 घंटे होते हैं कि उसके बाद उनको ये चीज डिफाइन करनी होती है कि ये बंदा यहाँ पर किस केस में है, इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो उन्होंने इस चीज को भी बड़ा यानी रखा कि किसी भी बंदे को एक जेल में 48 घंटों से ज्यादा नहीं रखा, चेंज कर देते थे, क्योंकि अब यहाँ से डिटेंशन खत्म होगी, उसकी डिटेंशन खत्म होने का टाइम आया तो अगले कल कोई बंदा कानूनी कार्रवाई करे तो ये बोले हम तो हिरासत में रखा था, हमने तो हिरासत में रखा था, हमने तो इसको जेल दी ही नहीं है, ठीक है। और फिर इसकी एक और भी रीजन होती है, वो रीजन ये मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जब आप हिरासत में होते हैं ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन कोई ले भी नहीं सकता, यानी फिर आप हिरासत में आपकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता और आपसे कोई मुलाकात भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप होते हैं ना जेल में, तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और फिर आपकी जो है वो मुलाकात भी हो सकती है। ये मुझे थोड़ा सा वो वकील साहब जो हमारे वहाँ पर थे, जो लॉयर थे वहाँ पर, कितने दिन आपका साथ प्रोसेस हुआ, कितने दिनों बाद आपने मतलब टिकट कराया और फिर आप? हाँ, तो टिकट जो है वो मेरी समहाउ पीआरओ ने करवा दी थी, वो मेरे ही पैसों में से कटवा के उन्होंने करवा दी हुई थी। तो मुझे अंदाजा नहीं, मुझे पता नहीं था मेरी टिकट कब की है, लेकिन यह है कि 27 की रात थी, 28 की सुबह हो चुकी थी तकरीबन। तो 28 और 29 का दिन उन्होंने हमें वहां पर रखा है, और उसके बाद जो है वो 30 तारीख की मेरी टिकट थी। तो इस दौरान में आपने एक सवाल किया था कि लोगों का नुकसान कितना होगा। आप सबसे पहले अपना नुकसान बताएं, फिर आप मुझे बताएं कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पे मैंने जो सुना है कि लोगों की जो मोस्टली जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी वहां पर हैं, उनके सारा समझ लें कि वहीं पे सब खर्चा किया हुआ, अपनी अपनी जाती मालकियत की चीजें भी थी। तो उन लोगों का तो सुनने में आ रहा है अरबों खरबों का नुकसान हो गया। बिल्कुल, ये बात 110% ट्रू है, ठीक है। कि आपने मेरे नुकसान के बारे में पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा नुकसान बहुत छोटा है। मैं ये कहूँगा कि मेरा नुकसान बहुत थोड़ा है। थोड़ा होने की वजह यह है कि एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, लोगों के साथ अगर मुआवजा किया जाए ना, तो मेरा नुकसान बहुत कम है। हाँ, पाकिस्तानी करेंसी में, अगर आप करेंसी में आप पूछना चाहते हैं कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार चलो शायद 1 आध करोड़ का नुकसान हो गया होगा।